तो यहां ध्यान दो बेटा, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है और ये मॉडल पहली बार, ये जब मॉडल आया तो पहली बार रिलेटेड हुआ कि इसने क्वांटम को जोड़ा। यानी क्वांटम जो था, क्वांटम फिजिक्स जो था, एक अलग ब्रांच था जिसको लोग मानने से इनकार कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो सकता है, मैक्स प्लैंक ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस मॉडल ने उनको जोड़ा। यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आइंस्टीन के मॉडल ने प्रकाश को क्वांटम से जोड़ा, यहां पर इस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन को क्वांटम से जोड़ा। इन्होंने कहा देखिए, मैं जो रदरफोर्ड की गलती हो रही थी, रदरफोर्ड ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है किसी भी कक्षा में, और मैक्सवेल आके खड़े हो गए कि हमने प्रूव किया है कि अगर इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है और वो किसी कक्षा में गति करेगा तो उसकी ऊर्जा लॉस होगी। तुमको मैं एलसी ऑसिलेटर पढ़ाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि विकिरण प्रकाश कैसे बनता है, ये प्रकाश फोटॉन कैसे बनता है। आपको कोई चीज दिखाऊंगा कि उसमें दिखा दूंगा कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण कैसे बनते हैं एलसी ऑसिलेटर में, जब आपको हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये बात मैक्सवेल ने बताया, तो मैक्सवेल की बातों को भी इनकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो विथ प्रूफ दिए थे। अब समस्या थी रदरफोर्ड ने इतना एक्सपेरिमेंट किया तो रदरफोर्ड भी गलत नहीं हो सकते थे। तो इनके अंदर जो ड्रॉबैक आई, जो कमियां आई, उसको दूर करने का प्रयास किसने किया? नील्स बोर। देखो नजरिया होता है, कोई बंदा किसी थ्योरी से कैसे उसमें में से खोज लेता है आंसर, क्योंकि नील बोर ने देखा कि भाई साहब डी ब्रॉगली कह रहे हैं कि पदार्थ तरंग की तरह व्यवहार करता है। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन तरंग बन गया है, यानी इलेक्ट्रॉन भी पूर्णांक के नियम को फॉलो कर रहा है। जैसे आपने देखा आवेश का क्वांटीकरण है, आपने वेव में देखा कि डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा होता है। ये सारी चीजें किस चीज को प्रदर्शित कर रही हैं? ये सारी बातें बता रही हैं कि एन एक पूर्णांक है। और अभी आपने देखा कि प्लैंक भी कह रहे थे कि ऊर्जा असतत है। तो इन्होंने सोचा, नील बोर ने, क्यों ना ऐसा हो सकता है कि जो ये नाभिक है, जो नाभिक है, इसके चारों तरफ जो कक्षाएं, ये कहते हैं कि ऐसे सतत कक्षाएं पाई जाती हैं। ये किसने कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था। सभी कक्षाएं पाई जाती हैं, यानी कहीं गैप नहीं है। यानी एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा एक दूसरे के ऊपर क्या है बेटा? एकदम सटे हुए, यानी इनमें गैप। यानी उनके कहने का मतलब था, क्योंकि पुरानी भौतिकी मानती थी ऊर्जा सतत है, ऊर्जा ब्रेक डाउन नहीं होता। कि मतलब ऊर्जा अगर 1 जूल से 10 जूल किसी चैम्बर में ऊर्जा भरा है, जैसे मैंने कहा यहां से एक पटरी है, यहां से 1 जूल से 10 जूल ऊर्जा है, तो इसमें ऊर्जा के सभी मान पाए जाएंगे। ये ऐसे ब्रेक छोड़ के नहीं होता। ये पुरानी भौतिकी इस पर बहुत फोकस करती थी, क्योंकि वो माइक्रो लेवल पर नहीं गई थी। हम पढ़ क्या रहे हैं? माइक्रो लेवल में हम चले गए हैं। हम उसमें क्या होते हैं? माइक्रो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऐसा होना असंभव है। तो उन्होंने क्या कहा नील बोर ने कि देखिए, रदरफोर्ड की बात बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर। एक्चुअली रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो सन है, ये सन के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते। तो पृथ्वी अपनी कक्षा में फिक्स है ना, कभी पृथ्वी मंगल की कक्षा में गई है? बात वो अपनी तरफ से सही बता रहे थे, लेकिन वो उस चीज को कोड नहीं कर पाए कि एनर्जी लॉस कैसे करता है इलेक्ट्रॉन लॉस। तो नील बोर आए, उन्होंने कहा देखो, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का मदद लिया और उन्होंने ये बात बताई कि जो एनर्जी है ना, जो ये इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं ना नाभिक के चारों ओर, इनकी ऊर्जा सतत है, सतत नहीं, असतत है। मतलब ये सभी कक्षाओं में चक्कर। तो पहला बात उन्होंने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा की कक्षा होती है, जिसे हम अस्थायी कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन्होंने कहा हर कक्षा के बीच में गैप है। क्या है बेटा? एनर्जी। अभी मैं बता रहा हूं ना, समझो इस बात को। कैसे उन्होंने बताया? उन्होंने बताया कि जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता है, कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। क्या लगाता है बेटा? और उस निश्चित कक्षा को उन्होंने नाम दिया, क्या दिया बेटा? अस्थायी कक्षा। क्या दिया? अस्थायी कक्षा। और इसी का बाद में नाम दे दिया ऊर्जा स्तर। क्या नाम दिया बेटा? ऊर्जा स्तर। इसी का नाम क्या दिया बेटा? ऊर्जा। यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और उस कक्षाओं को इन्होंने अस्थायी कक्षा कहा। फिर इन्होंने दूसरी बात क्या कही, इसी से समझ लो, फिर मैं लिखवाता हूं। पहला बात समझ गए ना कि सभी कक्षाएं नहीं पाई, कुछ निश्चित कक्षाएं पाई जाती हैं जिन्हें अस्थायी कक्षा कहते हैं। दूसरी बात इन्होंने कोट करके कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, जब ये अस्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करता। हाँ, ये बात उन्होंने बताई, मैं बता रहा हूं क्यों। उन्होंने कहा कि ये जब ये कक्षा में है, इस वाले में, तो ये ऊर्जा के सभी मानों को नहीं लेता। अगर इस कक्षा की ऊर्जा मान लो 1 जूल है
और इस कक्षा की ऊर्जा मान लो 2 जूल है, समझ रहे हो ना। तो अगर मान लो 5 जूल है, सॉरी 5 जूल है मान लो, तो इलेक्ट्रॉन को अगर 2 जूल दोगे तो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से इस कक्षा में नहीं जाएगा। जैसे आप सीढ़ी कॉन्सेप्ट समझो, मैं इसको बताता हूँ। ये देखो, ये घर में सीढ़ी लगी है, तुम पैर अगर यहां रखोगे और यहां रखोगे तो फिर भी यहीं आओगे, है ना। जब तक आप पैर यहां नहीं रखोगे तब तक आप यहां, क्योंकि सीढ़ी सतत नहीं होती है। 2 तरह की सीढ़ियां होती है, एक वेंटिलेटर वाली होती है जिस पर मरीजों को लेकर जाया जाता है, ऐसे एकदम आनत तल होता है ना, इंक्लाइन प्लेन, और एक होती है ऐसी सीढ़ियां जो अक्सर घरों में पाई जाती हैं। तो इस सीढ़ियों की खासियत क्या है कि छोटे बच्चे को देखो, जब वो चढ़ने की कोशिश करता है तो कितना गिरता है बेचारा, क्योंकि उसका पैर इतना बड़ा नहीं होता कि यहां पर रख दे। यानी या तो आप या तो यहां रहोगे या तो बीच में आप रहे, सीढ़ी ये तो बताता है, या तो इस कदम पर रहोगे या तो इस पर रहोगे या तो इस पर रहोगे। तो ऐसे यहां पर उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर जो बैठा है, यहां वाला इलेक्ट्रॉन, ये इस इलेक्ट्रॉन की बात करो, ये इलेक्ट्रॉन जब तक इस कक्षा में घूमेगा तब तक ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम बाहर से ऊर्जा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के सभी वैल्यू को नहीं लेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन में जाना 10 जूल इसकी एनर्जी है और तुम इसको 4 जूल ऊर्जा दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन इसको यहां पहुंचने की कितनी ऊर्जा चाहिए। यानी ये देखो कितनी बड़ी बात हो गई कि सभी प्रकार के ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन, अब उसके अंदर भी ईगो आ गया छोटे बच्चे की तरह कि मैं आधा बिस्कुट नहीं लूंगा, मेरा वही बिस्कुट दो। तो यहां पर ऑर्बिटल जो है, ये ऑर्बिट की कंडीशन है। ये ऑर्बिट कहता है इलेक्ट्रॉन से कि अगर तुम्हें इसमें रहना है तुम रहो, लेकिन अगर तुम कहो कि मैं इसमें रहूं, इससे भी संबंध बना लूं, इससे भी संबंध बना लूं, इसका भी गिफ्ट ले लूं, तो इसका भी गिफ्ट तो नहीं, आपको रहना, मैं आपको गिफ्ट दूंगा, आपको एनर्जी दूंगा, आप इसमें रहो, आराम से रहो। लेकिन अगर आपको जाना है तो जाओ, तो आपको वो ऊर्जा लॉस करके या उस ऊर्जा को गेन करके आगे जाना पड़ेगा, फिर हमारे ऑर्बिटल में नहीं। जैसे अभी इस इलेक्ट्रॉन को मान लो इसमें जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 5 जूल ऊर्जा का लॉस, 4 जूल ऊर्जा का लॉस करेगा, तब इसमें आएगा। अगर इसको इसमें जाना है तो 5 जूल ऊर्जा और गेन करेगा, समझ रहे हो ना बात को, तब जाएगा। अगर इसको मैं 2 जूल ऊर्जा दूंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। 3 दिया और लॉलीपॉप दे, 4 नहीं, मुझे 5 ही दो। 6 दे दिया तो भी नहीं जाएगा, 10 दे दिया तो भी नहीं जाएगा, 12 दे दिया, मुझे 5 ही दो, क्योंकि 5 हमारे पास है, 5 दे दोगे तो मैं पहुंच तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको इसमें पहुंच, फिर इस बीच में। अभी बताओ, या तो तुम यहां बैठोगे, ये जान लो ये है 1 जूल, ये है 5 जूल और ये है 10 जूल। अरे सुन, चढ़ेगा, कूद सकता, कहीं सीढ़ी कूद सकता, लेकिन देखो मैंने कहा कि इसकी एनर्जी जान लो, ये और ये है 15 जूल। अब बात को समझो, इस इलेक्ट्रॉन ये वाला यहां बैठा है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं 5 जूल ऊर्जा दूंगा तो यहां पहुंच जाएगा। या तो 5 दूं और ये 20 है, या तो 15 जूल दूं, तो दूसरी एक सीढ़ी छोड़ के दूसरे में कूदेगा। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, ये 5 है और फिर इसको मैं 10 जूल दूंगा तो कितना हो जाएगा, 15, और यहां पर रुक पाएगा इलेक्ट्रॉन, 1.5 सीढ़ी पर रुक पाएगा। या तो पहली सीढ़ी पर जंप करके दूसरे पर जाएगा, पहले से चौथे पर जाएगा, पहले से छठे। हाँ, एक के बाद 5 जूल आया, सुनो, उसके बाद 10 जूल आया, हाँ, 10 जूल के बाद 15 जूल आएगा। मैं एक वो बना रहा हूं, यहाँ पर ध्यान समझो, मैंने माना कि 1 जूल है, ये 5 जूल है, सुनो ये 5 जूल है और ये बंदा 10 जूल है, और मैंने माना कि यहाँ पर 15 जूल है, ये मैंने अपने मन से माना। हाँ नहीं, सीढ़ी नहीं बनेगा, मैंने कहा दोनों सीढ़ियों के बीच में 15 जूल यहाँ पर है। अरे ऊपर चलोगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। तो सर अगर यहाँ पे 1 है, वहाँ 5 है, मेरी बात तो फिर से बता रहा हूँ, एक चीज समझो। जैसे मैंने कहा ये पहली सीढ़ी है, इसकी ऊर्जा 1 जूल है, ये दूसरी सीढ़ी है, इसकी ऊर्जा 5 जूल है, ये तीसरी सीढ़ी है, इसकी ऊर्जा क्या है बेटा, 10 जूल है, और चौथी की क्या हो जाएगी, 15 जूल हो जाएगी। अब तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 4 जूल है, यहाँ पर 9 जूल है और यहाँ पर 14 जूल है। अब सुनो, इस इलेक्ट्रॉन को जाना है तो इलेक्ट्रॉन या तो इस सीढ़ी पर जाएगा डायरेक्ट, या तो इलेक्ट्रॉन इस सीढ़ी पर जाएगा, ना तो यहां जाएगा ना तो यहां जाएगा, समझ रहे हो ना। या तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन बीच में रुक ही नहीं पाएगा। तो ये कहता है कि या तो मुझसे 4 जूल एनर्जी ले लो, या तो मुझसे 4 जूल एनर्जी ले लो तो मैं इधर चला जाऊंगा, या तो मुझे 5 जूल एनर्जी दे दो तो मैं इधर चला जाऊंगा। अब तुम कहो मैं 13 जूल दूंगा, मैं तो ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास अस्थाई है ही नहीं ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना चाहता है,
नील्स बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा में रहना चाहता, समझ गए ना। तो पहली बात क्या हुई, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता है, कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं जिसमें वो अपने आप को सेफ फील करता है और उसे अस्थायी कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया जब इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा नियत होती है, नियत। हाँ, जब वो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है तो अपनी कक्षा को छोड़ देता है। पहली बात, सभी ऊर्जा का नहीं करेगा, कुछ निश्चित ऊर्जा जो उसके लिए उपयोगी है, समझ गए ना। तो अपनी कक्षा को, अब लोगों ने परेशान हो गए कि चलो तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ नील बोर, आप सही कह रहे हो, लेकिन कक्षा कौन, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा वो तो बता दो। मैं पा रहा हूँ पांचों इलेक्ट्रॉन कहाँ, इसमें है, इसमें, इसमें, समस्या है ना, इसमें है कि इसमें, कि इसमें। तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग MBR बराबर होता है NH/2π। ये देखो बात, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग H/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। या तो H/2π होगा, या तो 2H/2π होगा, समझ रहे हो ना, या तो 3H/2π होगा, कभी 1.5 और 2.5, यानी H/2π होगा, 2H/2π होगा, 3H/2π होगा। यानी इलेक्ट्रॉन, अगर मैं कहूं कि 1/H/2π तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं चक्कर लगाएगा, 3/2 H/2π में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएगा, 5/2 H/2π में इलेक्ट्रॉन चक्कर, यानी इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसमें उसका जो कोणीय संवेग है MBR वो N/H/2π के होगा, और N का मान कहां से शुरू होगा, 1, 2, 3 से। N क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। क्या है बेटा, केमिस्ट्री में इनको क्या कहा जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या, जो इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में प्रदर्शित। अब क्वांटम संख्या क्या है, अब थोड़ा बता देता हूं। क्वांटम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताती है। इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा में है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की वेग कितनी है, ये कौन बताते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। तो ये K के लिए N हो जाएगा KLM। 4 ही कोष का तो अभी हुआ है, 4 ही कोष तो ज्ञात हुए, तो मुख्य क्वांटम संख्या के पूर्ण गुणज होगा। तो पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उस कक्षा में ऊर्जा नियत होती है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है तो अपनी कक्षा को छोड़ देता है, समझ गया ना। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में रहता है जिसमें उसका कोणीय संवेग NH/2π हो। अब इसको मैं बताता हूं कैसे ये फार्मूला आया, ये भी बता देता हूं। फिर उन्होंने बताया, अब तुम बताओ मुझे, ये तो अस्थायित्व की व्याख्या होगी, अब आया परमाणु स्पेक्ट्रम असतत क्यों है। तुम मुझे एक बात बताओ, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, बात को समझो। ये इलेक्ट्रॉन इससे कितना ऊर्जा लिया, 4 जूल लिया ना, तब यहां पहुंचा। तो ये यहां जब जाएगा ना, उन्होंने कहा सुनो, जब इलेक्ट्रॉन, जैसे तुमको लगता है ना कि ऊपर वाले लोग बहुत खुश हैं, मैं जाके देखूं तो ऊपर वाले कमरे के लोग बहुत अच्छे हैं, अब तुम जिद करके चले गए, फिर वहां पर रिजल्ट को दूसरा हो गया। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को लगा यहाँ बैठा था तो उसको लगा ये वाले बड़े 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 लोग हैं, इनको तो देखो तो ये कैसे, ये बोल रहा था नहीं जाओ, मान लो अभी लौट के वापस ही आओगे। तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं कहा मैं जाऊंगा, मुझे ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा मैंने दिया, ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ गया। अब समस्या क्या होती है, अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन के अंदर की गर्मी बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी गायब हो गई। अब इलेक्ट्रॉन परेशान हो गया, बोला मैं कहाँ आ गया हूं। तो जो अब उसको इसे फिर बोलता है, कहता है बेटा आना है, हम तो कह उस ऊर्जा को त्याग किया हो, यानी जो ऊर्जा तुम लेकर गए थे उस ऊर्जा को त्याग करके तभी इसमें आ सकते हो। तो ये उस ऊर्जा को किसके रूप में त्याग करता है, विकिरण के रूप में, HNU के रूप में। अब ये बताओ, इसमें जितने भी इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे उनकी ऊर्जा फिक्स होगी, होगी ना। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन कूद के इस कक्षा में चला जाए मनमोजी अम्बरीश की तरह, तो मैं इसमें नहीं, मैं डायरेक्ट चौथे में जाऊंगा, मुझे क्या पता। चाहे पहला छोटा था बच्चा अमरीश तो पहले सीढ़ी पे पैर रखने से चौथी पे कूदने के बस सीधा उल्टा दे धड़म, क्या शुरू हो गया। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदा तो हो सकता है इसकी ऊर्जा 2H हो। मेरी बात सुनो, अब जब जितना ऊर्जा ले, जितना खाओगे उतना ही तो तुम किसी को दोगे, पेमेंट करोगे उतना ही पैसा, तो जितना ऊर्जा इसने लिया था उतना ही ऊर्जा तो दिया। अब मेरी बात सुनो, इसने जो विकिरण निकाला और इसने जो विकिरण निकाला, अब इन दोनों विकिरणों के ऊर्जा के मान में अंतर है ना, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी बेटा, ऊर्जा कौन देता? ये देखो अब मैं इसको समझाता हूं। यहाँ पर एटम है, इसके अंदर नॉन मेटल है, हमने करंट लगाया, बैटरी से क्या आया, इनको ऊर्जा मिला। अब ये जितने भी एटम है ये अपने निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएंगे,
वहां कूदेंगे, फिर वहां से जो ऊर्जा पाए थे उसको लॉस करके फिर चले आएंगे तो फोटॉन के रूप में। तो हम इलेक्ट्रॉन को देखे ही नहीं है तो हम कैसे कहाँ से देखेंगे? इलेक्ट्रॉन को तुम थोड़े देखे हो, इलेक्ट्रॉन को हम देखे नहीं, हम एटम को ये समझ चुके हैं कि इस पदार्थ में जो ये वायर है, ये वायर देख रहे हो, इस पदार्थ में कौन भरे हैं? पहला इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा? और इसके साथ कौन है? कर्नल। कौन है? कर्नल। कर्नल मतलब होता है उसका नाभिक। क्या होता है बेटा? प्लस आर। अब जब मैं इसमें बैटरी, ये क्या करता है, जो बैटरी है जो बाहर से ट्रांसफार्मर है, ये उनको ऊर्जा देता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ही तो लेकर जाते हैं, बैग में भरा ऊर्जा, अब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा के चल दिए, आए बल्ब को चला दिया, आए पंखे को चला दिए, अब फिर वो ऊर्जा खत्म हुआ, फिर भागो ट्रांसफार्मर लो भाई, फिर जलाओ, ट्रांसफार्मर बंद, इलेक्ट्रॉन रुक गया, वहीं रुक गया। तो इलेक्ट्रॉन को बैटरी क्या करती? चलाती है। अब ये फोटॉन दो, यहां पर क्या होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा है वो किसमें कन्वर्ट, वैद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होगी? प्रकाश ऊर्जा में। अगर मैं इस पंखे को चलाऊंगा तो वैद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऊर्जा का क्या होता है, और यहां पर क्या हुआ देखो, ये एटम में जुड़ा है, मैंने इसको ऊर्जा दिया, ये इलेक्ट्रॉन छटक के इसमें गया, ये इलेक्ट्रॉन छटक के इसमें गया। तो जब इलेक्ट्रॉन जाता है ना तो उस ऊर्जा को लॉस करके फिर लौट आता है। कितने समय में? 10 के पावर -8 सेकंड में। बहुत ही कम समय में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को लॉस करके चला आता है। और जब अच्छा ये बता दो तुम मुझे, ऐसे और भी ऑर्बिट होंगे, और भी इलेक्ट्रॉन, तो इन तीन तरंगों को पकड़ो, अगर मैं यहाँ पर प्रिज्म बना दूं, ये तीनों तरंगे यहाँ पर पड़ रही हैं, तो ये अलग अलग आवृत्ति की है ना, तो यहाँ पर पर्दे पर जो पैटर्न बनेगा वो कंटिन्यूअस बनेगा कि डिस्क्रीट? डिस्क्रीट बनेगा, बनेगा ना, क्योंकि इसकी ऊर्जा अलग है तो इसका तरंगदैर्घ्य अलग होगा, इसकी ऊर्जा अलग है तो इसका अब ये सतत, तो इसकी भी व्याख्या आराम से कर दी। नील बोहर ने इनकी भी व्याख्या, जो दोनों कमियां थी उनकी व्याख्या इन्होंने कर दी। अब चलो पॉइंट वाइज हम लोग लिख लेते हैं। चलो अब लिखेंगे तो एक बार और आपको समझ में, ये बहुत ही माइक्रो लेवल का है, अभी और एक बार और बताएंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, बात नहीं करो। फिर अब देखो, हाँ, इलेक्ट्रॉन को देखे नहीं, परमाणु को देखे नहीं, नील बोहर ने, हाँ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे की खोज देखिए, कल हमने नाभिक की खोज की थी, उस दिन देखा। खोज करने से हमें ये प्रूफ, जैसे मैंने कहा इसमें करंट है, तुम कह रहे हो सर नहीं है, मैं कहता हूं ये अपनी उपस्थिति बता रहा है, इसमें करंट है, टेस्ट करके देख लो, तो तुम टेस्ट करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर करंट है। ऐसे उन्होंने जब कैथोड रे की और क्या होते हैं न्यूक्लियस की खोज की तो प्रैक्टिकल किया गया, उसमें कुछ गुण आए, उस गुण के आधार पर उस बंदे का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। इस गुण के आधार पर जो धनावेशित भाग है उसका नाम क्या रखा गया? नाभिक रखा गया। नाभिक को देखा थोड़े था, मैंने कहा कि अल्फा कर सीधा जा रहे हैं, भाई बहुत पार्ट खोखला है, कुछ एरिया पर मुड़ रहे हैं, मतलब कोई धनावेशित भाग है, उसी को नाभिक दे दिया गया नाम ना। तो ये प्रैक्टिकल से आए, तुम किस चीज को पढ़ रहे हो, तुमको पता ही नहीं कितने छोटी चीजों को तुम पढ़ रहे हो, और तुम लोग अभी भी सो रहे हो। चलो, नील बोहर के द्वारा, नील बोहर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, क्या हुआ बेटा? क्वांटम सिद्धांत की सहायता से, सिद्धांत की सहायता से लिखो, एक एक पॉइंट आपको मैं तोड़ के, इसमें 3 ही पॉइंट इन्होंने बताई थी नील बोहर ने, लेकिन उसको मैं 6 पॉइंट में बनाऊंगा छोटा छोटा करके, ताकि तुमको समझ में आ जाए। नील बोहर ने क्वांटम सिद्धांत की सहायता से, बोहर एक ही बात है, नील बोहर भी लिखा रहता है, ठीक है, नील कोई बोहर से लिखता है, कोई नील्स बोहर लिखता है। नील बोहर ने क्वांटम सिद्धांत की सहायता से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। नील बोहर ने क्वांटम सिद्धांत की सहायता से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। देखो, इनके अनुसार पहली बात समझ लो, इन्होंने पहला शब्द क्या कहा, यहां देखो बेटा मैंने लिख दिया है मॉडल को। एक्चुअली ये जो मॉडल था 3 पॉइंट पे इन्होंने लिखा था मैंने, लेकिन इसको तोड़ के छोटे छोटे पार्टों में कर दिया। इधर ध्यान दो, पहली पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इस कक्षाओं को अस्थायी कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के सभी कक्षाओं में नहीं लगाते हैं, कुछ निश्चित कक्षाएं जिन्हीं में चक्कर लगाते हैं उसे अस्थायी कक्षा या ऊर्जा अक्षर कहते हैं। चलो आ जाओ, अस्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत होती है। बहुत बड़ी पॉइंट है,
यानी इस कक्षा में जब वो रहता है तो ऊर्जा उसकी क्या होती है, जब तक रहता है तब तक नियत रहता है। अब अगर ये ऊर्जा का गलती से बहला है, मानेगा नहीं, मन चला है, अगर ये ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कर लिया तो इसे अपनी कक्षा को छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि शिवम सर के साथ रहोगे गिफ्ट किसी और का लोगे, नहीं, अगर हमारे साथ रहना तो हमारी गिफ्ट आपको लेना पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है तो अपनी कक्षा का क्या कर देता है बेटा, त्याग कर देता है। अगर अवशोषण करता है, लेता है, तो ऊपर चला जाता है उच्च ऊर्जा स्तर में, और अगर अवशोषण छोड़ता है तो निम्न ऊर्जा स्तर में चला आता है। यानी अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और उत्सर्जन करके निम्न ऊर्जा स्तर में चला आता है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है कि जिसमें उसका कोणीय संवेग क्या होता है, h/2π। अब कोणीय संवेग ये तो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट था, लेकिन मैं बताता हूं, तुम लोग पढ़ के आओ फर्स्ट ईयर। ये हमारा जान लो वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास m है तो इलेक्ट्रॉन का वेग b होगा। तो इस समय देखो संवेग क्या होता है, संवेग जो कोणीय संवेग होता है p होता है, p बराबर mv होता है। कोणीय संवेग होता है त्रिज्य वेक्टर और संवेग के बीच की लंबवत दूरी। तो ये त्रिज्य वेक्टर है r, और इसके बीच की लंबवत दूरी क्या है, r ही है और p है। अच्छा यहाँ पर देखो r और p की दिशा क्या है, एक दूसरे के बीच कोण कितना है, r और p के बीच 90 है। तो हमें पता है यल बराबर होता है r क्रॉस p। तो rp साइन थीटा, क्योंकि हमको पता है कि a क्रॉस b बराबर क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए होंगे, तो ab साइन थीटा। थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का कोण। तो यहाँ थीटा बराबर 90 आ गया, तो साइन 90 का मान क्या होगा 1। यानी यल बराबर क्या है rp और p बराबर होता है mb, तो हम रखेंगे तो यल बराबर mbr। समझ गए ना, यानी mbr क्या हो जाएगा nh/2π के, जहां h प्लांक नियतांक है और n क्या है, पूर्णांक है, 1 2 3 4। समझ गए ना। पहली कक्षा के लिए अगर पहली कक्षा में रहेगा तो कोणीय संवेग h/2π होगा, दूसरी कक्षा में रहेगा तो कोणीय संवेग 2h/2π होगा, तीसरी कक्षा में जाएगा तो कोणीय संवेग 3h/2π। यानी n का मान, यानी n का मान क्या हो जाएगा, यह है पहली कक्षा, n बराबर कर सकते हो k l m, और अभी 4 ही कक्षाओं की खोज हुई है। इलेक्ट्रॉन के पास केवल 4 वैरायटी की कक्षा पाई जाती है, याद दो। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के कुछ निश्चित मानों का ही अवशोषण या उत्सर्जन करता है। देखो समझो, मैं यहां पर बना देता हूं और हम लोग खोजेंगे इलेक्ट्रॉन की 2-3 कक्षा है, रुक जाओ। दोनों लंबवत है बालक, देख रहे हो, नजरें देखो, हमारी नजरों से इस नजर को देखो, ये देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, कैसा है, समझ गए ना। तो यहां पर ध्यान दो, E1 और यह है E2। मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन यहां था, इधर समझो, इलेक्ट्रॉन यहां था, इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा लिया, ऊर्जा लेकर ये सोचा ये वाला कमरा अच्छा है, इसमें अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, पुराने रोग में रहते रहते मैं उब चुका हूं, ये घर छोड़ के परदेश भागा, सर मारते हैं, टीचर मारते हैं, यहाँ पर मैं परदेश चला जाऊं। ये बंदा है इस कमरे के छोड़कर गलती से परदेश चला गया, इसे नहीं पता था परदेश में क्या होता है, और जब परदेश में ये बर्तन मांजने लगा तो ये वहां से फिर से भागा। तो भागेगा तो ऊर्जा का लेकर भागा था, तो देकर भागेगा, तो यहां से पैसा वैसा लेकर गया था, उस पैसा को वापस करके घर आ जाएगा, खर्च वर्च करके ही तो होता है। तो ये बंदा उस पैसा को किसके रूप में खर्च करेगा, विकिरण के रूप में, किसके, एच, और फिर अपनी कक्षा में वापस चलाएगा। तो यहां पर देखो क्या कह रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण सभी को नहीं करता, कुछ निश्चित मान का करता। अच्छा, इसकी ऊर्जा कितनी होगी, इस विकिरण की, जितनी इन दोनों के बीच में ऊर्जा गैप होगा, क्या होगा बेटा, ऊर्जा अंतर। यानी यहां हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होगी, इलेक्ट्रॉन के विकिरण की ऊर्जा, देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के विकिरण की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के विकिरण की जो ऊर्जा होगी वो डेल्टा ई, ये होगा ऊर्जा अंतराल, क्या होगा बेटा, दो अस्थायी कक्षाओं के बीच के ऊर्जा का अंतर, 2 अस्थायी कक्षाओं, ये बात समझो, यहां पर 2 अस्थायी कक्षाओं के बीच के ऊर्जा का अंतर, ये ऊर्जा के अंतर के बराबर हो। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। और अगर ये फोटान निकाला, उस फोटान की ऊर्जा क्या है, h न्यू, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा ई बराबर क्या कर सकते हैं, h न्यू, जहां न्यू क्या है, जहां न्यू क्या है बेटा, जहां न्यू विकिरण की आवृत्ति है, क्या है बेटा, विकिरण की
आवृत्ति है। न्यू क्या है? विकिरण की आवृत्ति है। और इसको अगर तरंगदैर्घ्य के फॉर्म में लिखे तो डेल्टा ई बराबर क्या लिख सकते हैं? hc भाई, तो देखो दो कक्षाओं में ऊर्जा अंतराल कितना होगा? अगर तुमसे पूछेगा कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे पूछेगा, इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा से दूसरी कक्षा में आ रहा है उच्च ऊर्जा स्तर से, तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो उसका जो ऊर्जा अंतर होगा वो फोटान की ऊर्जा के फोटान ही तो निकालेगा। तो ये फोटान क्या होगा? डेल्टा ई बराबर क्या होगा? एच न्यू, और डेल्टा ई बराबर एच न्यू के बाद सी बाई लेमडा, तो डेल्टा ई बराबर एच सी बाई लेमडा। ये किसकी ऊर्जा है? दो कर्मागत ऊर्जा स्तरों के बीच की ऊर्जा है। जैसे ये देखो, यहां का इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो इसकी ऊर्जा कुछ और होगी, इसकी ऊर्जा कुछ और होगी। तो हमने आपको बताया कि नील बोर ने क्या बताया था कि ऊर्जा के उन्हीं मानों का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, जिसको लेगा वही तो देगा। इस ऑर्बिटल में तुम्हें अगर आना है, अगर तुम्हें इस ऑर्बिटल में आना है तो इस ऊर्जा को किसके बराबर लाना है? इसके। यानी अगर इसमें में से इसको घटा दे तो ये ऊर्जा पता चल जाएगा ना, वो ऊर्जा किसके रूप में चला जाएगा? विकिरण के रूप में। तो यही था नील बोर्स का परमाणु मॉडल। यानी ये सारे पॉइंट है यहाँ। हाँ उतारना वहां से, यहां से इस चित्र को मैंने यहां बना दिया, इस चित्र मत बनाओ, ठीक है? अब इतना नोट कर लो, ठीक है बेटा, इतना नोट करो, चलो बस।